स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको महाडीबीटी गूगल पे इस तरीके से सर्च कीजिए। फिर उसके बाद ये जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। और अभी जो आप साइट देख रहे हो mahadbt.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भर। यहाँ पे आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक मतलब 10वीं के बाद। और यहाँ पे आप जो ऑल स्कीम्स देख रहे हो, इस तमाम वो डिपार्टमेंट्स के नाम है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल एजुकेशन से लेना चाहते हो तो इसमें 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, और ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर अगर सपोज़ आप ईबीसी का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 50% ट्यूशन फीस एंड 50% एग्ज़ाम फीस आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये तमाम रिक्वायर्ड इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और सिमिलरली दूसरे ओबीसी ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्यूशन फीस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो पहली बार जब आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे अभी आप फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ईयर में हो, डिप्लोमा के बाद एडमिशन ले रहे हो, डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो सॉरी, और हो सकता है आप 10वीं के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो सकता है आप 10वीं के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो, या आप 12वीं के बाद एडमिशन ले रहे हो, 12th साइंस के बाद, है ना, डिग्री में एडमिशन लिए हो, फर्स्ट टाइम आप ज़िंदगी में ये पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने पर आपको ये पहला एक पेज आता है। इसमें आपको नाम डालना है एज पर योर आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड में जैसा आपका नाम लिखा है, जैसी स्पेलिंग है, स्पेस है, वैसा ही लेना है। यहाँ पे आप आपका यूज़र नेम बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी आप पॉसिबल यूज़र नेम बनाइए जो कि अवेलेबल हो। ठीक है, फिर आप जो पासवर्ड डालोगे वो एक कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंड स्पेशल कैरेक्टर, तो इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, तो एक हो गया। जैसे आप डालते हो, अभी आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो आपका ईमेल आईडी जो जेन्युइन ईमेल आईडी है वो डालिए। ठीक है, और फिर गेट ओटीपी भी क्लिक करना है, तो आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे गलत डाला हूँ, तो .com डालते हैं। अब गेट ओटीपी करते हैं, तो देखो अब मेरे को मेरे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये तो गलत ईमेल आईडी है, तो अगर जैसा आप अगर करेक्ट डालते हो तो आपके केस में तो कोई ओटीपी नंबर आता है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फेक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और फिर उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपके केस में आप जेन्युइन मोबाइल नंबर डालिए, वो मोबाइल नंबर डालिए जिसका इनकमिंग सेवा हमेशा चालू होगा और एक्टिव होगा। ओके पे क्लिक कीजिए, आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आया होगा। और जैसे ही आप पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डालोगे, रजिस्टर में क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जी ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का ऐसा टिक मार्क लिख कर आएगा, ईमेल आईडी वेरीफाइड, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप रजिस्टर पे जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसा लिख कर आएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और पीछे देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ है, आप बाहर आ गए। ओके पे क्लिक करना है। अब इस केस में क्या होगा कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, मगर फॉर्म फिल नहीं हुआ है। फॉर्म फिल करने का बहुत लंबा प्रोसेस है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे पार्ट बाय पार्ट कुछ वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा 2-3 आगे और भी वीडियोस है, आपको उसको लगातार देखना है। ठीक है, तो उससे अभी हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं डिटेल में थोड़ा। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है स्कॉलरशिप के लिए महाडीबीटी में, स्टूडेंट का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, फैमिली मेम्बर का किसी का भी नहीं लगेगा। स्टूडेंट का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 18 साल से ज़्यादा है, या आपकी उम्र 18, आप स्टूडेंट हो, आपकी 18 साल से ज़्यादा उम्र है, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हो और 15 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहते हो। ठीक है, और
अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उस केस में आपके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, फिर उस बेस पे आपको बनाना पड़ेगा। ये 15 दिन का प्रोसेस होता है और कुछ जगह में 1 महीना लग जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सब सही हो तो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ दैट यू आर द सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉलेज की फी रिसिप्ट। आपने कॉलेज की फीस जो पे किया है इस साल, उसकी फी रिसिप्ट लगेगी। और अगर 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट लगेगा। और ये याद रखें कि आपका 10वीं महाराष्ट्र स्टेट से ही हुआ होना चाहिए। चाहे आप कोई भी बोर्ड से पढ़े हो, सीबीएसई, आईएससी और आईएससी जो भी बोर्ड होता है, मगर आपका 10वीं जो स्कूल था वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अगर आपने 9वीं तक महाराष्ट्र से पढ़ा है, 10वीं देने के लिए कहीं बाहर चले गए तो फिर आप एलिजिबल नहीं हुए। ठीक है। चौथा प्रूफ होता है इनकम प्रूफ। आपके पेरेंट्स की इनकम, कंबाइंड फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। ऑल स्कीम के लिए 8 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर की। तो अगर आप ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी वाले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, जिसको बोलते हैं उत्पन्नाचा दाखला, जो आपको तहसीलदार ऑफिस से मिल सकता है। ठीक है, तहसीलदार ऑफिस, सेतु ऑफिस, आपका जो भी नज़दीक में गवर्नमेंट ऑफिस रहेगा उधर से आपको मिलेगा। अगर आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि इसका एक छोटा सा पीडीएफ आता है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। 10 रुपीज़ का एक टिकट होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, वो उस पर लगा के और आपको इसको सबमिट करना है। तो आप जो, अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो इनकम सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी। बट अगर आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी, जो भी आगे दूसरे आते हैं माइनॉरिटी के अलावा, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन कैप के थ्रू लिया है, कैप का जो प्रोसेस होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, और आज जब आपने लास्ट स्टेज पे जब आपने कॉलेज कंफर्म कर दिया तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस पे लिखा होता है फ्रीज। क्या लिखा होगा? फ्रीज लिखा होगा। वो सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी लगाना है। ठीक है। और अगेन ये कौन से स्कीम के बच्चों के लिए है? ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी और इवन माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ है, इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ है और आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों केस देखिए। अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल सीट पे आपको एडमिशन मिला है और आप माइनॉरिटी भी है तो फिर आपको कैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपका एडमिशन कैप के ही थ्रू हुआ है, कैप प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ऐसा एक लेटर मिला है जिसमें फीस कंफर्म लिखा है, तो आपको कैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, चाहे आप माइनॉरिटी के हो या कोई दूसरे स्कीम के भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीट ऑफ एडमिशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप ये वाली स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लगेगा। ये 6 पॉइंट का डॉक्यूमेंट माइनॉरिटी के लिए नहीं है, और 7 डॉक्यूमेंट जो है अगेन माइनॉरिटी के लिए नहीं है। ये ईबीसी, ओबीसी, एससी, एससी, एनटी के लिए हैं, जो है कि डिक्लेरेशन फॉर्म या प्रतिज्ञा पत्र। ये क्या होता है? ये एक फॉर्म होता है जिसमें आप स्टेट करते हो कि आपके फैमिली में से 2 ही मेंबर को ईबीसी या ओबीसी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। तो इसमें से जो हैश मैंने मार्क किया, ये जो हैश साइन दिख रहा है आपको, हैशटैग का हैश, तो ये हैशटैग जो साइन दिख रहा है आपको, ये माइनॉरिटीज के लिए मैंडेटरी है। बाकी सब बाकी के नहीं रहेंगे चलेगा, मगर ऑल डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी फॉर नॉन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। इसके अलावा अब और आपके पास क्या होना चाहिए? ठीक है, ये जो अभी ऊपर का जितना मैंने बताया, इस सब का सॉफ्ट कॉपी आपके पास फोटो खिंचा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट। आप प्रेफर्ड है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अकाउंट खोलें। ये बैंक आपको कहाँ मिलेगा? ये बैंक है पोस्ट ऑफिस में। आपके एरिया में जो भी पोस्ट ऑफिस है उधर पे जाएंगे तो वो पोस्ट ऑफिस वाले आपसे एप्लीकेशन आईडी मांगेंगे। ठीक है, आप पहली बार स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हो, है ना, अभी तक अकाउंट खोले नहीं हो,
तो एप्लीकेशन आईडी तो अभी तक जनरेट हुआ नहीं होगा। तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट स्टेज में आपको एक एप्लीकेशन आईडी बनता है वो इन लोग को देना पड़ता है। तो इनको रिक्वेस्ट करके पहले अकाउंट बना लीजिए आप, ठीक है। जब आपका पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा तब एप्लीकेशन आईडी अलग से आप जमा कर देना। ये पोस्ट ऑफिस में ये बैंक मिलेगा आपको, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में। उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज प्रेफर्ड, एसबीआई इज प्रेफर्ड, और कोई भी नेशनलाइज बैंक इज प्रेफर्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए खास है और स्कॉलरशिप अमाउंट इसमें जल्दी आएगा आपका। और आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो, और जो मोबाइल नंबर आधार में हो वो पेरेंट का हो या स्टूडेंट का हो चलता है। और आधार कार्ड का जो नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और वो सिर्फ स्टूडेंट का ही लिंक होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है उसी को स्कॉलरशिप आनी है। तो आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, किसका? स्टूडेंट का ही, ठीक है। और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कंडीशन बेस पे लगेगा आपको, ठीक है, माइनॉरिटी प्रूफ को साबित करने के लिए। अदरवाइज सेल्फ डिक्लेरेशन इज इनफ फॉर माइनॉरिटी प्रूफ, अगर आप माइनॉरिटी का फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बताया इट शुड बी अ सॉफ्ट कॉपी, और इसकी जो फाइल साइज होगी वो 250 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इस ये अभी फाइल को कम कैसे करते हैं, साइज को छोटा कैसे करते हैं, मोबाइल से कैसे करते हैं, कंप्यूटर से कैसे करते हैं, इसका एक अलग से वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी आप जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये ओके बटन पे क्लिक किए तो ये बैकग्राउंड में बदल गया। आपको अभी एप्लीकेंट लॉगिन में आना है, बराबर। तो अभी आप एप्लीकेंट लॉगिन पे आते हो, आप जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने बनाया था उसको और ये कैप्चा को डालो, लॉगिन बटन में क्लिक करो, आपका फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। क्या पूछेगा, क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो आपको यस ही करना होगा। हाँ, मगर इससे पहले क्या, इससे पहले ये कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अभी ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिखा है क्या, पहले देखो। अगर मोबाइल नंबर लिखा है मतलब लिंक है, अगर मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, हो सकता है लिंक है, नहीं भी हो सकता है लिंक है। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि लिंक है क्या नहीं? उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे जानी होगी। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए। आपको आधार कार्ड नंबर डालने बोलेगा, OTP आएगा। अगर OTP आ गया तो समझ जाइए आपको मोबाइल नंबर भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। अगर OTP नहीं आ रहा है मतलब आपका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, और अभी आपको आधार सेंटर में जाकर, नज़दीकी कोई सेतु ऑफिस में जाकर आपको आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। अभी आपको पूछेगा डू यू हैव आधार नंबर, तो आपको क्या करना है? यस पे क्लिक करना है, नो पे तो करना ही नहीं क्योंकि आगे कुछ होने वाला नहीं है। आपका पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। तो यस पे क्लिक करेंगे और फिर आधार नंबर यहाँ डालेंगे और OTP पे क्लिक करेंगे तो तुरंत एक आपको एग्रीमेंट पेज ऐसा आएगा। इस पर फिर आई अग्री पे क्लिक करना है, सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आ जाएगा। अब वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे चला गया है, ओके पे क्लिक कीजिए। अब जो OTP आया है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए और इस पे बट क्लिक करने पर आपका, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फेल्ड बता रहा है। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, तो तुरंत वापस से कर लेने का। अब देखो मैंने अभी वापस से किया तो आधार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। मालूम है ये क्या हुआ है? ये वही प्रोसेस हुआ है जैसे सिम कार्ड खरीदते थे तो उंगली लगाने पे वो सारा इंफॉर्मेशन वो सिम कार्ड वाले को मिल जाता था ना, आधार कार्ड का डेटा, आपका नाम, आपका एड्रेस, जो जो आधार कार्ड में रहता है, वैसा सिस्टम हो गया इधर पे, ठीक है। तो अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा, फिर से लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड भूलना नहीं, वही यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा। अगर आप PhD तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यही यूज़र नेम पासवर्ड लगने वाला है, याद रखना। और हर महीने 2 से 3 बार आपको लॉगिन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पासवर्ड एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर जैसी प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा आपको एक पेज आएगा, स्क्रॉल डाउन करो,
ओके पे क्लिक करो। फिर आपको यहाँ प्रोफाइल स्टेटस बता रहा है। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल एक्चुअली आपका ये फॉर्म है जो कि अभी 0% दिखा रहा है। अभी आपको पूरा भरना है 100% तक, और 100% तक भर दिए तो इसका ये मतलब नहीं आपका फॉर्म हो गया भर के, नहीं, उसके बाद भी बहुत आगे कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे ना आपका नाम आएगा। अगर हो सकता है आपको लग रहा है कि अब मैं बाद में फॉर्म भरता हूँ, तो आप यहाँ पे एक एरो होता है, उस पर क्लिक करके लॉग आउट बटन आएगा, क्लिक करना, आप लॉग आउट हो जाओगे। बाद में आके फिर लॉग इन करके आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो आप एक सेटिंग में आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल भरना। प्रोफाइल में क्या होगा? प्रोफाइल में आपको ये 6 स्टेजेस होते हैं। ये 6 स्टेजेस एक एक करके आपको भरना है। ठीक है, पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका घर का एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मम्मी पापा का रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप जो अभी कोर्स कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे आपको भरना है। पिछला क्वालिफिकेशन है ना, अगर आप डिप्लोमा में अभी हो तो 10वीं के बारे में, अगर आप डिग्री में हो तो आपका 10वीं 12वीं, या आप अगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा के थ्रू आए हो तो 10वीं और डिप्लोमा के बारे में यहाँ पे आएगा। और हॉस्टल में अगर रहते तो हॉस्टल का रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो ग्रे कलर है ना, तो ये जो है ना, ये आपका भरा हुआ, जैसे सिम कार्ड में से आता है बोला था ना मैंने, वैसा आपका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फैच हुआ है। ओनली आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैच हुआ है। अगर आपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस करते हो तो बस इस पर क्लिक कर दो, तो वो अपडेट हो जाएगा। आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आधार नंबर आपका दिख रहा है, फिर आपका नाम है, आपका जो ईमेल आईडी है जो वेरीफाई आपने इससे पहले किया था, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब पहले से भरा हुआ आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, मगर कैसा? जैसा एसएससी की मार्कशीट में है या एलसी में लिखा है। एसएससी की मार्कशीट में जो नाम होता है और आपके आधार कार्ड में जो नाम होता है थोड़ा सा फर्क होता है, सरनेम आगे पीछे होता है, मगर जैसा लिखा है एलसी में, एसएससी की मार्कशीट में, वैसा ही लिखो चलेगा। मगर स्पेलिंग, स्पेस, एवरीथिंग विल बी सेम एज लाइक योर एसएससी मार्कशीट। जैसा मार्कशीट में दिया है वैसा ही लिखना। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिख देना इधर। अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं हो, स्टूडेंट हो, तो अनमैरिड डाल दो। ठीक है, फिर रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको रिलीजन्स के ऑप्शंस मिलेंगे, रिलीजन डालो। कास्ट अगर आपका है तो अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप जनरल सेलेक्ट करोगे। अगर आप एसटी, ओबीसी, ईबीसी, वीजेएनटी वाले स्टूडेंट हो तो फिर इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कास्ट वाले स्टूडेंट क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे। तो उसका एक अलग वीडियो है पूरा कास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। ओके, तो आप आगे देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ ओपन कंसिडर करके जा रहा हूँ। इनकम डिटेल में आपकी एनुअल इनकम पेरेंट्स की 8 लाख से कम होनी चाहिए। जो भी अमाउंट आपका फैक्ट फिगर है, जो सच्चाई फिगर है, वो इसमें डालो, 8 लाख से कम अमाउंट वाली। और एनुअल इनकम यहाँ डाल दिए। अभी अगर आप नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, अन माइनॉरिटी स्टूडेंट है, दोनों में फ़र्क आएगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार से मिलती है, अगर आपने नहीं बनाया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो आगे। उसके बजाय आप सेल्फ डिक्लेरेशन डालोगे, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस में बताया था। और अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है और आप ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी वाले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका नो नहीं यस आएगा। ठीक है, आपको मैंडेटरी आपको ये डालना। यस करोगे तो देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको भरना है, नो करोगे तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, माइनॉरिटी वालों के लिए नो रहता है, एप्लीकेबल है, चल जाएगा। मगर नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट जो ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी वाले हैं और ईबीसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं खास करके, इवन अगर वो माइनॉरिटी स्टूडेंट है और आप ईबीसी के लिए भर रहे हो तो यस ही करना पड़ेगा, और आपके लिए मैंडेटरी है इनकम सर्टिफिकेट। और फिर ये इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालो, किसके पास से बना है, तहसीलदार से बना है, मजिस्ट्रेट से बना है, नायाब तहसीलदार से बना है, और उसको अपलोड कर दो इधर पे। ठीक है, देखो फाइल साइज कितनी होनी चाहिए, 256 से कम, जेपीजी, पीडीएफ का फॉर्मेट होना चाहिए। ये हो गया इनकम का डिटेल। ठीक है, आपने भर दिया, कितनी तारीख को मिला, ये सारा डिटेल भरा है। उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। अगेन आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल होना चाहिए, नो करोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला।
और यस करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंट्स फादर मदर लिख कर ज़रूर आता है, मगर आपको आप ही का ही डालना है, सेल्फ आपका ही स्टूडेंट का ही आएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप फिर यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका नाम जैसा दिया है वैसा यहाँ पे डालना होगा, स्पेलिंग स्पेस सब वैसा ही डालो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जैसा मेंशन है। और वो बना के किसने दिया वो सेलेक्ट करो, और फिर यहाँ पे आप उसको अपलोड करो, तारीख डाल दो कितनी तारीख को आया तो आपका बन के मिला है, उसमें सब लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। ये डोमिसाइल आपने भर दिया, सारा डिटेल इंफॉर्मेशन भर दिया। अब आप क्या करोगे, ये देखो पर्सनल, आपको फिर यहाँ पे एक, हाँ पर्सनल डिटेल भी आता है। पर्सनल डिटेल पे आर यू सैलरीड, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप हो सकता है आप पीएचडी स्टूडेंट हो या एमटेक स्टूडेंट हो, तो हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, तो उस केस में यस आएगा, है। और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, है ना, डिग्री कर रहे हो डिप्लोमा कर रहे हो, आप जॉब पे नहीं जाते हो, तो नो करोगे। और डिसेबिलिटी का मतलब अगर आपको कोई हैंडीकैप ऐसा कुछ केस है, फिजिकली चैलेंज्ड वाला केस है, तो आप इसको अगर केस नहीं है तो नो करोगे, यस है तो यस करना होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन भरे। अभी आधार बैंक डिटेल, ये जनधन योजना और लिमिट विड्रॉल डिपॉजिट का लिमिट वाला बैंक अकाउंट है क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर नो, इसको नो करना होगा, और आपका वो बैंक में ये लिमिट विमिट वाला फंडा होना भी नहीं चाहिए। देखो ऐसा लिख कर आ रहा है, प्लीज इंश्योर दैट योर आधार लिंक बैंक अकाउंट डज नॉट हैव एनी लिमिट और ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। क्या होता है ना, आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो कोई दूसरे बैंक में, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में या एसबीआई या कोई भी दूसरे नेशनलाइज बैंक में, तो स्टूडेंट के लिए फिर वो जॉइंट अकाउंट खुलेगा, फिर वो स्टूडेंट अकाउंट खुलता है, तो वो लिमिटेशन होती है 10,000 रुपये वाला अकाउंट, 20,000 रुपये वाला अकाउंट, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बेहतर है कि सेविंग अकाउंट खोलो, ठीक है। फिर ये फिर बैंक डिटेल आपने डाल लेना है। और फिर आपको जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो, देखो अभी कितना परसेंट बता रहा है, 20% इंफॉर्मेशन आपकी फिल हो गई। कितने परसेंट इंफॉर्मेशन आपकी फिल हो गई, 20% इंफॉर्मेशन आपकी फिल हो गई है। अभी आपको एड्रेस इंफॉर्मेशन भरना है। एड्रेस इंफॉर्मेशन पे जब क्लिक करोगे, और ये ऑटोमेटिकली आ भी जाता है, तो ऑटो पहले से फैच किया, आधार कार्ड से फैच किया हुआ इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक रहेगा। उसके अलावा करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस में अगर एड्रेस सेम है तो यस कर दो, तो सेम चीज़ें आ जाएगी। आपका विलेज अगर कुछ है तो पर्टिकुलर आपके पेरेंट्स से कंसल्ट करके आपका इंफॉर्मेशन बराबर से करस्पॉन्डिंग डाल दो। अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो आप वो दूसरा एड्रेस यहाँ पे फिल करो और सेव बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। देखो अभी सेव हो गया, सक्सेसफुल हो गया, 35% कंप्लीट। अभी आपको क्या भरना है, अदर इंफॉर्मेशन भरना है। अदर इंफॉर्मेशन में आपके फादर मदर इज अलाइव, ये सब को जो जैसा है सूटेबल वैसा आपको भरना है। फादर का नाम जैसे जैसे फादर का नाम आधार कार्ड में मेंशन है, मदर का नाम जैसे मदर का नाम मदर के आधार कार्ड में मेंशन है, वैसा आप इसमें लिखो, एंट्री करोगे। आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, इसमें क्लिक करने पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, आप सेलेक्ट करना जो आपको सूटेबल पड़ता है। मम्मी अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करो, या वर्किंग है टीचर है तो वैसा पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करो। सैलरीड है, यस यस ऑब्वियसली, एक को तो यस ही आएगा, और एक को अगर नहीं है तो नो आएगा, ठीक है। सेव पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे सेव सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, 50% हो गया, कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। अभी आपको करंट कोर्स इंफॉर्मेशन भरना है। करंट कोर्स मतलब अब आप जो कोर्स में एडमिशन लिए हो उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कि अभी आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो 10वीं के बाद, तो आप 10वीं के और पहली बार ये फॉर्म भर रहे हो, तो फिर अभी आप आपके फर्स्ट ईयर का एडमिशन के बारे में बताओगे। या हो सकता है आपने पहली बार ये फॉर्म भर रहे हो मगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो तो उससे रिलेटेड होगा, या डिग्री में आपने एडमिशन लिया हो फर्स्ट ईयर में आफ्टर 12th, ठीक है। जैसा अभी आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है और फर्स्ट टाइम भर रहे हो उसके हिसाब से। तो करंट कोर्स उसी को बोला जाता है कि जो कोर्स में आप अभी हो, ठीक है। अभी आप इसमें क्या करोगे, एडमिशन ईयर, अभी इस साल आपने एडमिशन लिया है, एकेडमिक ईयर आपका 20-21 है तो 2020 आएगा। कौन से स्टेट में हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, कौन से वो डिस्ट्रिक्ट का अंदर कौन से तालुका में आपका कॉलेज है, और
आप डिप्लोमा डिग्री क्या कर रहे हो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करो, और इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, उससे रिलेटेड स्ट्रीम सेलेक्ट करो। और जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के नाम आएंगे, बहुत सारे कॉलेज के नाम आएंगे। आपको बाकायदा अच्छे से अपने कॉलेज का नाम पढ़ना है और वही कॉलेज को सेलेक्ट करना है। अगर आपने गलत कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया, ये अक्सर अगर जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या कुछ, तो ऐसी गलतियां करते हैं, साइबर कैफ़े वाले अक्सर करते हैं ये गलतियां। ऐसा हुआ एक्चुअली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आपका नाम, कॉलेज का नाम पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर रिसिप्ट में तो लिखा होगा कॉलेज का पूरा नाम। ये मिस्टेक नहीं करना। मैं इसकी वजह क्या बता रहा हूँ मालूम है? कि आप देखो, आपने आपने फिजिकली फॉर्म, ऐसा होता है जैसे कि आपने उस कॉलेज को जाके दिया, ऑनलाइन दिया ना, पर ऑनलाइन तो दिखता नहीं है। अगर आपने गलत कॉलेज का नाम डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा आपने गलत कॉलेज को जाके फॉर्म देकर आ गया, है ना। मगर ये प्रोसेस तो फिजिकली हो रहा नहीं है, पूरा ऑनलाइन है। तो इसलिए कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करो। फिर जो ब्रांच में आप एडमिशन लिए हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आपका ब्रांच पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लो। देखना यहाँ से पूरा पढ़ना, क्योंकि गलत ब्रांच डाल दिए घाई घाई में तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे चेंज देखो कैसा हो रहा है। मैं जैसे ब्रांच डाला, यहाँ पे क्या है, अब देखो, देखो क्या पूछ रहा है, एडमिशन टाइप पूछ रहा है आपको। आपने एडमिशन कैसे लिया, डॉक्यूमेंट के टाइम पे मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपने स्पॉट एडमिशन लिया है, इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लिया है, ठीक है, मतलब आप कैप राउंड वाले नहीं हो, ठीक है, और आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, तो आपको कैप का सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर आपको, आपने ईबीसी के लिए भरना चाहते हो और आपका एडमिशन हो गया इंस्टीट्यूट लेवल पे, आप ओबीसी एससी एसटी एनटी के लिए भरना चाहते हो, आपका एडमिशन हो गया इंस्टीट्यूट लेवल पे, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन लिया है, चाहे आप माइनॉरिटी हो या ईबीसी ओबीसी एससी वाले स्टूडेंट हो, तो आपका एडमिशन कैप के थ्रू हुआ है, तो फिर इस पर क्लिक करो और कैप में सीईटी में जो मार्क्स आया था वो डालो। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो तो फिर यहाँ पे 0 डाल देना। अगर आप 12 के बाद सीईटी का एग्ज़ाम दिए हो तो जो मार्क्स मिला वो डालोगे। और फिर यहाँ पे कैप सर्टिफिकेट जो होती है ना, वो उस पर एक डीएन नंबर होता है, डीएन नंबर। ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए डीएसडी रहेगा, और रेगुलर फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए डीएन नंबर होता है। तो वो यहाँ पे डालना है और उसको अपलोड करना है। ये होता है आपका जो कैप सर्टिफिकेट होता है ना, ये ऐसा दिखता है, जिसमें फ्रीज लिखा होता है। देखो ऐसा दिखता है, फ्रीज एंड कंफर्म लिखा होगा। ऐसा एक और ये भी एक तरीका है, दूसरा वाला, फ्रीज एंड कंफर्म लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है लास्ट में एडमिशन कंफर्म, इसमें कॉलेज का नाम भी मेंशन होता है। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो कैप लिखा है, कैप डॉट जेपीजी। इससे पहले देखो नो फाइल, नो फाइल लिखा हुआ था, इधर पे दिख रहा है नो फाइल लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है, अपलोड करने के बाद कैप डॉट जेपीजी। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार भरना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे। तो अब आप क्या करोगे, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर लो। और अभी आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड हो गया क्या, नहीं हुआ ना? देखो हाँ, अगर गलती से कंप्लीटेड ले लिए तो क्या होगा, ऐसा सब आएगा, मतलब आपको परसेंटेज रिजल्ट डालना पड़ेगा। अब अगर आप तो फर्स्ट ईयर में तो अभी अभी एडमिशन हुआ है, तो आप फर्स्ट ईयर में परसुइंग लोगे, कंप्लीटेड नहीं, परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है कि अभी आप पढ़ रहे हो, आप अभी उसको पढ़ रहे हो, तो परसुइंग लिए आपने तारीख डालना है। अब यहाँ पे जो तारीख डालोगे, तो एकेडमिक कैलेंडर जो स्टार्ट होता है आपका 2020-21 में, अगर आपको एडमिशन हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेट डालोगे। ठीक है, जो भी डेट है ये आप अपने कॉलेज के अथॉरिटी से पूछ लो, या तो फी रिसीप्ट में जो डेट है, फॉर एग्जांपल जो भी एडमिशन होने के तुरंत बाद जो अपनी फ़ी रिसीप्ट भरी है, वो आपको फ़ी रिसीप्ट में डेट लिखी है वो डाल दो। ठीक है, और फिर फीस पेड, कितना आपने फ़ी रिसीप्ट में जितना पैसा लिखा है उतना यहाँ डालोगे, और फ़ी रिसीप्ट को यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, फ़ी रिसीप्ट आपने डाला, फ़ी रिसीप्ट को अपलोड किया, देखो अपलोड किया तो मेरे को फ़ी रिसीप्ट का फाइल का नाम लिख कर आ गया।
ठीक है। ये देखो, ये जो अपलोड करने वाला फंडा है ना, और इसको फाइल को जो फोटो खींचोगे, फाइल रिड्यूस कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो है, मतलब फाइल की साइज़ छोटी कैसे करते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करोगे, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो कास्ट सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं इस केस में जनरल वाला लिया हूँ। फिर आप इसमें रेगुलर लोगे, रेगुलर पे क्लिक करोगे, और अब देखो यहाँ पे नो डेटा दिख रहा है, इधर पे ध्यान देना। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव। सेव हो गया, देखो यहाँ पे 65% भर गया, और ये कहाँ लेके गया, सीधा आपको पास क्वालिफिकेशन पे लेके जा रहा है। तब एक स्टेप आगे लेके, अभी आप आ गए पास क्वालिफिकेशन में। तो पास क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना है, पहले वेरीफाई कर लेंगे। करंट कोर्स पे आप क्लिक करो यहाँ पे, और अब जब आप स्क्रॉल डाउन करके आते हो तो देखो आपका फर्स्ट ईयर का लिख के आ रहा है, और अभी करंट ईयर का, एकेडमिक ईयर का डेट लिख कर आ रहा है, कॉलेज का नाम, पोस्ट में जो आपने एडमिशन लिया हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आप बोर्ड से पढ़ रहे हो, और परसुइंग लिख कर आया है। तो ऐसा आपका फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन लिख कर आना चाहिए, ठीक है। अगले साल फिर ये सेकेंड ईयर का इसके नीचे रहेगा, फिर उसके अगले साल थर्ड ईयर का इसके नीचे रहेगा, तो 3 आएंगे। इस साल फर्स्ट ईयर में हो तो फिलहाल फर्स्ट ईयर का ही आएगा। पास क्वालिफिकेशन में अभी आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन लेवल ये सभी भरना है। पास क्वालिफिकेशन में क्या भरोगे, पिछले साल आपने क्या एजुकेशन कंप्लीट किया। अगर आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो तो आप 10वीं कंप्लीट किए तो 10वीं का डालोगे। अगर आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में लिया है तो 10वीं और 12वीं का डालोगे। अगर आप डिग्री के स्टूडेंट हो 10वीं 12वीं दोनों का डालोगे। अगर डिग्री स्टूडेंट हो और वाया डिप्लोमा आए हो तो 10वीं डिप्लोमा का डालोगे, ठीक है। मतलब पिछले क्वालिफिकेशंस की बात होती है। अब यहाँ पे देखो, आप एसएससी का डिटेल डालोगे, एसएससी लिखोगे स्ट्रीम में, कंप्लीटेड महाराष्ट्र, जिस शहर में आपका वो स्कूल था उस शहर को सेलेक्ट करो। फिर आप उस शहर के अंदर जो तालुका में आपका स्कूल था वो सेलेक्ट करो। इसके लिए आपका स्कूल का प्रॉपर एड्रेस जो एलसी में लिखा है उसे आप पूछ लो, ठीक है। वो देख लो आप कैसे का होता है, आपके अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो ये कुछ केसेस में यहाँ पे स्कूल का नाम आता है, कुछ केसेस में स्कूल का नाम नहीं आएगा। जैसे मुंबई सिटी के केस में इसमें स्कूल का नाम नहीं आया, तो यहाँ पे कोर्स में फिर एसएससी डालना है। और फिर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, आप किस बोर्ड से पढ़े हो, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, अदर। और जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो उनको फिर ये सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मतलब एसएससी वाले, ठीक है। फिर मोड रेगुलर लेंगे, और जिस साल आपने 10वीं में एडमिशन लिया, मतलब इस साल अभी आप लोग, अभी समझो इस अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, अभी जो आप कोर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हो तो वो 2020-21 में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 2000 आप 19-20 में कहाँ थे। तो मान लो कि मैं, अगर यहाँ पे आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, ऐसा मैं मानता हूँ, तो ये मेरा कहाँ होगा, एसएससी होगा, है ना। आपके बाद अगर ना आपने एसएससी किया है तो 2019 में आपने एडमिशन लिया था, तो आपके केस में 2019 यहाँ पे आएगा, और 2020 में आपने पढ़ा तो यहाँ पे 2020 में आपका रिजल्ट आया, ठीक। तो इस तरीके से लेना है। अगेन आप अभी जो डिग्री वाले हैं, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले वाले हैं, उस आपके हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेट करके डालोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे सीट नंबर डालोगे। और फिर जिस मंथ में आपने पास किया, रेगुलरली यूजुअली फेब और मार्च के मंथ में ही पास होते हैं, केटी रहेगा तो ये रहता है आपका। और फिर आपने क्या मार्क्स स्कोर किया वो आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है, वो मार्क्स आप डालो, ठीक है। और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे, ये बटन पे जब आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका एसएससी के सर्वर से आपका मार्कशीट आ जाएगा। देखो इस तरीके से आपका एसएससी का मार्कशीट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है, इन केस किसी किसी केस में होता है ऐसा, नहीं आ रहा है ऐसा, तो फिर आपको एसएससी का मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका मार्क्स, और कितने से मार्क्स मिला, पास, और कितना परसेंटेज आया, ये ऑटोमेटिक आया। देखो बैक कर रहा हूँ मैं, देखो ये खाली था इधर पे, ये भी खाली था, है ना। अब जब हम लोग का ये वैलिडेट किए, ऑटोमेटिक ये फैच हो गया। तो ये ऑटोमेटिक होता है। अब फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 1 डालने के बाद, तो आपका अभी देखो सेव बटन का आ गया। अब स्क्रॉल डाउन करो, देखो आपका 10वीं का डिटेल आ गया है, ठीक है। कौन से बोर्ड से किए, क्या किए, कौन से ईयर था, परसेंटेज क्या था, वो सब। इस पे अगर क्लिक करते हो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका
वो वापस से एक दूसरे टैब पे खुलेगा, एक दूसरे टैब पे आपको खुलेगा। तो आप वापस इस पर क्लिक करो, बैक आए। अभी हॉस्टल डिटेल डालना है, अभी आपको हॉस्टल डिटेल डालना है, आपको हॉस्टल डिटेल डालना है आपको। और अगर आप रोज़ कॉलेज आने जाने वाले हो तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करोगे और सेव बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो इसका एक अलग वीडियो है, वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिलहाल डे स्कॉलर मतलब रोज़ आने जाने वाले बच्चों के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डे स्कॉलर पे सब कुछ एन रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप हॉस्टलर हो तो अलग से आप मेरा इसका एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आपका 100% फॉर्म भर गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हो गया, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारा चीज़ करना है। अभी ऑल स्कीम में जाएंगे, ऑल स्कीम में जाएंगे। और अभी आप अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट तो ये वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और इसमें ये वाला स्कीम सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला स्कीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो आप, डिप्लोमा में या डिग्री में या एमटेक में, तो ये सेलेक्ट। अगर आप फिर इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया स्कीम, यहाँ पे आपका माइनॉरिटी आ गया, लास्ट डेट लिख के आ रही है। डेट बदल सकती है अगर एक्सटेंड होती है तो। और फिर अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। और इन केस अगर आप दूसरे स्टूडेंट हो, दूसरे स्कीम के स्टूडेंट हो, आप ईबीसी के लिए भरना चाहते हो तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लोगे, ईबीसी का सेलेक्ट करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे, आपको ये स्कीम ईबीसी की आ गई, ठीक है। और उसका डेट आ गया, अप्लाई पे क्लिक करोगे। इसके आगे एक अलग पेज खुलता है, उसका भी मैं बाद में बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो मैं आप दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ शंका आ रही है, कुछ पूछना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं 1-2 दिन के अंदर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।